Hello students, welcome back. How's everybody? I hope everybody is good and enjoying fruits of health. So students, this is part 3 of your series 2, that is your previous year's questions that came in your various government exams, banking, UPSC, SSC, जितने भी एग्जाम्स में आपके कंप्यूटर क्वेश्चंस आए हैं मैंने उनको कंपाइल करके कंबाइन करके एक ही वीडियो में जो है आपको प्रोवाइड किया है. ठीक है, सो आई हैव प्रोवाइडेड यू 2 पार्ट्स ऑफ सीरीज सेकंड एंड दिस इज थर्ड पार्ट. लेट्स डिस्कस इट. एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल. ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड कमेंट, ओके, ताकि पता चले कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या एक्स्ट्रा आपको हम डिलीवर कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, कि आपको जो भी डाउट आता है वी हैव प्रोवाइडेड यू एन इंक्वायरी ID. यू कैन सेंड अस मेल देयर एंड विल रिवर्ट यू बैक इन अ डे और 2. जो भी डाउट्स होते हैं हम आपकी सेपरेट वीडियोस लेते हैं. सो नाउ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. So a question number 1 is which of the following is the part of email address? आपका इनमें से कौन सा email address का part है? @ space underscore and angular bracket. So आपको पता है जब भी आप कोई अपना email address लिखते हो तो वो कैसे लिखते हो? That is username, है ना, @ domain name. Now you say कि what is this username and what is this domain name? So for example, if you are making an ID on your Gmail, ठीक है, अगर आप कोई भी अपनी Gmail पे अपनी ID क्रिएट करते हो, अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, तो सबसे पहले आपको एक यूज़र नेम देना पड़ता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक sakshi95@gmail.com. ये मैंने बना दी ID एक. तो ये जो साक्षी 95 है ये आप लोग खुद असाइन करते हो, तो दिस इज यूजर नेम. एंड अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डोमेन नेम, तो इसमें ये जो gmail.com है ये होता है आपका डोमेन नेम. ओके, अब इसमें डोमेन नेम कोई भी हो सकता है जिस भी आप सर्वर पे अपनी आईडी बनाते हो. फॉर एग्जाम्पल आप हॉटमेल पे बना रहे हो या फिर आप किसी भी चीज़ पे याहू पे बनाते हो, तो ये यहाँ पर जो आपका आता है yahoo.com, hotmail.com, तो वो होते हैं आपके डोमेन नेम. अब पहले के टाइम में हम अलग अलग तरीके से बना सकते थे, लेकिन आज का जो टाइम है आपका हर उस पे जिस भी आप सर्वर पे अपनी आईडी बनाना चाहते हो, ठीक है, चाहे जीमेल हो चाहे किसी भी वेब ब्राउज़र पे अपनी आईडी बनाना चाहते हो, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है और पैटर्न होता है आपका यूज़र नेम @domain-name.com. ठीक है, देन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस यूज़र नेम जो होता है आप इस यूज़र नेम को और किस नाम से बोलते हो? इसको हम लोकल नेम भी बोलते हैं. ओके, देन इस लोकल नेम का आपका जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो होती है 64 ऑक्टेट्स. यू हैव टू रिमेंबर दिस. एंड जो ये डोमेन नेम है, ये जो डोमेन नेम है इसकी मैक्सिमम लेंथ जो होती है ये हो सकती है आपकी 255 ऑक्टेट्स, राइट. ईमेल एंड ये सब जो चीज़ें थी आपकी ईमेल एड्रेस, IP एड्रेस, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको समझाया है. काइंडली चेक देम और आप वहाँ से समझ लीजिए. ठीक है, अब बात आएगी कि आपका ये जो लोकल नेम है ये इसमें आप क्या क्या डाल सकते हो. फॉर एग्जांपल साक्षी 95 ये हमने डाल दिया, बट क्या क्या इसमें डल सकता है, तो आपको याद रखना है कि इसमें हम पहला तो अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस लेटर्स यूज कर सकते हैं अपना डोमेन नेम देते वक्त, आई एम सॉरी यूजर नेम अगर लिखते वक्त. अपर केस कौन से होते हैं? A to Z. अब ये जो A to Z है और लोअर केस होते हैं A to Z. अब A to Z अगर कैपिटल में हो तो उसको बोलते हैं हम अपर केस, और अगर कैपिटल में ना हो, स्मॉल लेटर्स हो, तो उसको बोलते हैं हम लोअर केस. ठीक है, A to Z ले सकता है. और क्या ले सकता है? ये 0 to 9 ये डिजिट्स ले सकता है आपका जो आपका मेन नेम है या फिर लोकल नेम. देन आप किसमें कौन कौन से करेक्टर्स डाल सकते हो? आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा करेक्टर यूज नहीं होता, तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा इससे कि कौन कौन से करेक्टर्स हम इसमें डाल सकते हैं. तभी आपको पता चलेगा कि इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते अपनी आईडी बनाते हुए. तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, हैश,
डॉलर साइन जो होता है आपका, ये देखिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सारे साइंस, ये डॉट। अब ये जो ये डॉट है, देखिए इस टाइप का डॉट है, तो इसको आप जब आप कोई भी अपनी जीमेल आईडी या फिर कोई भी आईडी बनाते हो तो पहले ये डॉट नाम से पहले नहीं लग सकता और लास्ट में नहीं लग सकता। फॉर एग्जाम्पल डॉट साक्षी 95 आप नहीं लिख सकते, और ना ही साक्षी 95 डॉट एट द रेट ऑफ gmail.com, ऐसी कोई आईडी नहीं बन सकती। ओके, देन इस डॉट को आप डबल बार भी नहीं लिख सकते, मतलब दो दो डॉट्स एक साथ नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल आप साक्षी डॉट 95 लिख सकते हो, बट यू कैनॉट राइट साक्षी डॉट डॉट 95 एट द रेट ऑफ gmail.com, ये सिंगल डॉट ही आएगा आपका। ओके, देन स्टार प्लस, ये सारे कुछ आपके कैरेक्टर्स हैं जो आप इसमें डाल सकते हो, राइट। इसके अलावा कोई भी जो कैरेक्टर है वो आपकी ईमेल आईडी में यूज नहीं होगा बनाते वक्त। एंड आपको एक चीज जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये जो आपके मैसेज सेंड करते हो आप ईमेल के थ्रू, ठीक है, ये कौन से प्रोटोकॉल से सेंड होते हैं, आपके कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, तो इट इज SMTP, ठीक है। फॉर सेंडिंग प्रोटोकॉल्स यू यूज दिस SMTP प्रोटोकॉल। Moving to the next question now. So your next question is, when we install a new program in our computer, it is added to which menu? जब भी आप कोई अपने कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो तो वो कौन सी मेन्यू में, ठीक है, वो इंस्टॉल होता है या कौन सी मेन्यू में स्टोर होता है, तो वो होता है आपका ऑल प्रोग्राम्स। ओके, अब ये जो न्यू प्रोग्राम है ये आपका कहाँ पर अपीयर होता है, जब आपने देखा होगा आपका कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ पर एक स्टार्ट का बटन होता है। जब आप इस स्टार्ट के बटन को प्रेस करोगे और वहां पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, ऑल प्रोग्राम्स, तो जो भी कोई आपने कोई भी प्रोग्राम नया इंस्टॉल करा होगा अपने उसमें, तो वो इस ऑल प्रोग्राम्स की लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब क्या होता है कि कुछ सर्वर्स जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो डायरेक्ट उसका जो लिंक होता है वो कहाँ पर कर देता है इंस्टॉल, आपके सीधा आइकन को डेस्कटॉप पे ऐड कर देता है, ठीक है। अब कुछ इंस्टॉलर्स ऐसे भी होंगे जो आपने मान लो कोई OBS सॉफ्टवेयर है आपका, एक OBS सॉफ्टवेयर होता है, आपने डाउनलोड करा उसको, और क्या होता है आप डेस्कटॉप पे देखोगे तो एक सिंबल आपको नजर आएगा, ठीक है। तो कई इंस्टॉलर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट आपके प्रोग्राम को डेस्कटॉप पे भी स्टोर कर सकते हैं। देन और आपको कहाँ ये प्रोग्राम मिल सकता है, अब देखिए, अब ये जो विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक फीचर प्रोवाइड करता है बेसिकली। अभी आप बोलोगे कि ऑल प्रोग्राम्स करता क्या है, तो ये विंडोज का एक फीचर है जो आपको क्विक एक्सेस करवाता है आपके प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रोग्राम्स की लिस्ट आ जाएगी और आप डायरेक्ट वहां से अपने प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकते हैं। देन आपको ये बता दिया कहाँ पर होता है ये स्टार्ट बटन, बिल्कुल लेफ्ट में जब आप देखेंगे अपनी स्क्रीन में स्टार्ट बटन आपको दिख जाएगा। अब कोई भी अगर आपको प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर अपने उसमें इंस्टॉल करना है तो आप कैसे करोगे, आप मान लो आपको गूगल पे आपने टाइप करा भाई मेरे को ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो वहां पर आपको .exe वाली एक्सटेंशन जो फाइल होती है ना, इन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, वहां पर एक आपको आ जाएगा कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब डाउनलोड में भी .exe तरीके की एक्सटेंशन होती है, वहां से आपको डाउनलोड करना होता है इसी फाइल को, ठीक है, .exe को ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे ही ये फाइल डाउनलोड होगी तो ऑटोमेटिकली ये कहाँ चला जाएगा, आपके माय डाउनलोड्स में, ठीक है। एक डाउनलोड फोल्डर होता है आपका, जब आप माई कंप्यूटर्स खोलेंगे उसमें डाउनलोड फोल्डर में ऑटोमेटिकली ये जो सॉफ्टवेयर है वो स्टोर हो जाएगा, राइट। अब इसमें आप और क्या करेंगे, अब एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा आपके पास, इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है आपको, ठीक है, और सॉफ्टवेयर कर लेना है आपको डाउनलोड, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
The next question is which PowerPoint view works best for adding slide transition? कौन सा PowerPoint view है जो बेस्ट होता है स्लाइड ट्रांजिशन के लिए ऐड करने के लिए? तो आंसर इज स्लाइड सॉर्टर व्यू. नाउ यू विल बी लाइक आपको लग रहा होगा कि व्हाट इज दिस स्लाइड ट्रांजैक्शन. सो लेट मी टेल यू कि स्लाइड ट्रांजैक्शन होता क्या है. आई होप आप सबने यूज करा होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड ये आपकी प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए काम आता है, राइट? तो पावर पॉइंट किस तरीके से काम होता है, ये इस तरीके की आपके पास विंडो खुलेगी पावर पॉइंट में. यहाँ पर ऊपर क्या होगा, एक मेन्यू बार होगा जहाँ से आप अपनी स्लाइड्स ऐड कर देंगे, राइट? तो ये स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, जितनी भी आप स्लाइड्स बनाना चाहें वो स्लाइड्स यहाँ पर होती हैं. और जिस स्लाइड पे आप करंटली वर्क कर रहे होते हो वो यहाँ पर आपकी खुली होती है, ठीक है? अब ट्रांजिशन ये होता है कि डिपेंड करता है, मान लो आपने ये वाली स्लाइड जो है स्लाइड 1 पे कोई ट्रांजिशन लगाई फॉर एग्जांपल, कि आप कैसे चाहते हो कि आपका फॉर्मेटिंग, जैसे आपके जो आइकन्स है वो किस तरीके से आए, आपका जो डाटा लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन है, आप कैसे चाहते हो कि आपकी स्लाइड वो ओपन हो. फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मेरी जो स्लाइड है वो इस तरीके से ओपन हो, धीरे 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 करके इस तरीके से ओपन हो, या फिर मैं चाहती हूँ कि मेरे स्लाइड के जो कंटेंट्स हैं वो इस तरीके से आए, जैसे कोई भी थिएटर का पर्दा उठता है तो वो इस तरीके से मेरे स्लाइड को ओपन करे और फिर मेरे कंटेंट्स धीरे धीरे जो है मुझे शो हो, ठीक है? एक इस तरीके से हम कर देंगे. प्लस हम इसमें जैसे पहली स्लाइड ओपन करी, दूसरी स्लाइड ओपन करी, तीसरी स्लाइड, इसके बीच में हम टाइमिंग्स लगा सकते हैं कि भाई मैं चाहती हूँ पहली फर्स्ट स्लाइड है, मेरे को कोई प्रेजेंटेशन देनी है और मैं चाहती हूँ फर्स्ट स्लाइड, देन सेकंड स्लाइड जो है वो ऑटोमेटिकली 2 मिनट के बाद आए, थर्ड स्लाइड मेरी ऑटोमेटिकली 3 मिनट के बाद आए. तो उस हिसाब से मैं अपनी टाइमिंग्स को भी सेट कर सकती हूँ, प्लस इसकी ट्रांजिशंस को भी सेट कर सकती हूँ कि मैं किस तरीके से चाहती हूँ कि स्लाइड इस तरीके से मेरी ओपन हो और इस तरीके से वो अट्रैक्टिव बेसिकली लगे, ठीक है? अब कोई भी नहीं चाहेगा मैं कि हमने एक स्लाइड बनाई दूसरी स्लाइड, तो कुछ थोड़ा सा उसमें ट्रांजिशन ऐड करने के लिए, अट्रैक्टिवनेस बेसिकली ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं स्लाइड ट्रांजिशन को. ओके, अब ये स्लाइड ट्रांजिशन आपको मिलेगा कहाँ पर? देखो, पहली चीज ये भी आपको याद रखनी है कि अगर पूछे कि स्लाइड ट्रांजिशन का काम क्या होता है तो बेसिकली इफेक्ट्स को ऐड कर देता है ये आपकी स्लाइड्स में, राइट? अब ओपनिंग पैटर्न को आप चेंज कर सकते हो इसमें कि किस तरीके से आपका स्लाइड ओपन हो रही है, इफेक्ट्स डाल सकते हो, ठीक है? देन आप सिंगल स्लाइड पे भी ट्रांजिशन इफेक्ट्स डाल सकते हो जिस पैटर्न में आप अपनी स्लाइड को ओपन करते हुए देखना चाहते हो. अब इसमें आप पैटर्न, टाइमिंग, स्पीड सब कुछ चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, आपकी स्लाइड उस हिसाब से सामने आप ला सकते हो, ठीक है? जब स्लाइड शो आप करते हो ना ऊपर से क्लिक करके, तो जिस हिसाब से भी आप चाहोगे उस हिसाब से आपकी स्लाइड्स आ जाएंगी. सिमिलरली कोई भी आप एनिमेशन इस स्लाइड में ऐड कर सकते हो. तो यही होता है स्लाइड ट्रांजिशन, मतलब आपने क्या क्या ऐड करा हो उसमें. देन कैसे करोगे अगर आपसे पूछा जाए स्लाइड ट्रांजिशन जो भी कुछ ऐड करना है, तो स्लाइड पे क्लिक करोगे आप, ठीक है? ऊपर देखना स्लाइड शो का एक टैब शो हो रहा होगा आपको. देन उसके ऊपर आपको स्लाइड शो के ऊपर स्लाइड शो पे क्लिक करना है, उसके नीचे स्लाइड ट्रांजिशन आएगा, उस पर क्लिक करो, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, राइट? तो उसमें आपको डिफरेंट ट्रांजिशन इफेक्ट्स दिख रहे होंगे, तो आप कोई भी उसमें से ट्रांजिशन इफेक्ट्स चूज करके उसको अपनी पर्टिकुलर स्लाइड या फिर ऑल स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई करके ओके कर सकते हैं और वो जितने भी इफेक्ट्स हैं ट्रांजिशन इफेक्ट्स आपकी स्लाइड में आ जाएंगे. आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is what is a compiler in a computer? आपके कंप्यूटर में कंपाइलर का काम क्या होता है या फिर क्या होता है? तो it is a system software, right? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये. अभी है क्या कंपाइलर? देखो, it is a computer program. सॉफ्टवेयर है तो आपको पता ही सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से ही वो बनते हैं. तो इट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट बेसिकली ट्रांसलेट्स one programming language into other, or we can say source code from high level language. source code को high level language को ये किस लेवल में चेंज कर देता है? आपकी लो लेवल, या फिर we can say it machine level. we can also call it assembly level, ठीक है? मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. सोर्स कोड से लेकर आपको किस कोड में बदल देता है? ये ऑब्जेक्ट कोड में.
थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि फिर से कि कंपाइलर एक्चुअल में क्या करता है। इसको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ, राइट। देखिए, आप कोई भी अपने कंप्यूटर को कमांड दोगे, एज वी ऑल नो, जो हमारे पुराने कंप्यूटर से मैंने फर्स्ट जनरेशन आपको बताई थी, वो किस तरीके के कंप्यूटर से वो बेसिकली कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते थे। ओके, ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे, राइट। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या था, आप सिर्फ कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे और किस तरीके का वो डाटा लेते थे, बाइनरी डाटा वो लेते थे आपका। अब ये बाइनरी डाटा क्या है, 0 1 की फॉर्म में आपकी इंफॉर्मेशन आप फेच करते थे अपने कंप्यूटर्स में। तो क्या होता था उस टाइम पे कि मान लो आपको दो नंबर्स को ऐड कराना है, राइट। 2 + 2 = 4 आंसर है। अब आपको अपने कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देनी है कि आपको 2 + 2 उसको ऐड कराना है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि 2 का अलग ही कोड होता था। फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये नहीं है कि उस टाइम 2 का यही कोड था कि 2 का कोड हो गया 0101, ठीक है। देन प्लस का कोई कोड हो गया 010, 2 का फिर से कोड 0101। अब पहली चीज आपको ये कोड्स याद करने पड़ते थे। ये कोड्स आप जब कंप्यूटर को फेच कराओगे तो इन कोड्स के बाद ही आपका आउटपुट निकल के आएगा, और जो आउटपुट निकलेगा उसका भी एक पर्टिकुलर कोड होता था, तो आप वो उस तरीके से आपका आंसर आ जाता था, राइट। पहले फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होते थे आपके इनपुट देने के लिए, पंच कार्ड्स, ठीक है, जो कि आपकी बाइनरी इंफॉर्मेशन फेच करते थे। अब मशीन लेवल लैंग्वेज वो लेवल लैंग्वेज होती है जो आपका कंप्यूटर इजीली समझ सके, और उस टाइम पे हमारी ये मशीन लेवल लैंग्वेज ही यूज होती थी, और इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, राइट। अब जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर की एवोल्यूशन हुई तो हमारा आ गया कंपाइलर्स। अब इस कंपाइलर ने क्या किया, जो ये चीज थी ना, ये वाली सारी चीज, इसको हमने एक प्रोग्राम की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। एक प्रोग्राम बना दिया जो ये सारी चीज जो थी वो परफॉर्म करता था। मतलब वो प्रोग्राम क्या करता था कि डाटा तो हम 2 + 2 ही दे रहे हैं, लेकिन वो 0101 जो भी कोड है, इस सबके कोड इस कोड में जो चेंज कर देता था, और वो इस तरीके का हमने प्रोग्राम कर दिया डिजाइन, ठीक है। अब हमने सिर्फ अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर से बात करनी है, और ये अपने आप कंपाइलर जो है उस लैंग्वेज में बदल देगा जो हमारे कंप्यूटर समझेगा, राइट। तो उसी प्रोग्राम को हमने क्या बोला, कंपाइलर, राइट। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि कंपाइलर है क्या। अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में इसको, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, आपको पता है आज के टाइम पे हम कोडिंग करते हैं, ठीक है, सी लैंग्वेज वगैरह में कोडिंग होती है, या फॉर एग्जांपल हम और भी कोई अपने कंप्यूटर से अगर कोई लैंग्वेज में बात करते हैं, हमने कंप्यूटर को बोल दिया कि आप उसको डिलीट करो, राइट। तो पर कंप्यूटर को तो नहीं पता ना कि हमें क्या डिलीट करना है, कैसे करना है, और या फिर आपने कोई भी चीज़ फेच कर दी उसमें, तो उसको अपनी लैंग्वेज चाहिए समझने के लिए, है ना। वो अपनी सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझेगा। अब इसी मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा आपका कंपाइलर। देखिए, अब हाई लेवल लैंग्वेज को, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं आज के टाइम पे, आपको पता है सारे के सारी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सी, जावा, ये सब जो है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। आजकल के कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे हम ये वाली लैंग्वेज यूज करते हैं, हाई लेवल, ठीक है। पहले के टाइम पे ये सी, जावा, ये सब लैंग्वेजेस नहीं थी, और ना ही कोई इतनी बड़ी कोडिंग होती थी, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारी कोडिंग भी होती है हमारी। तो अब ये कोडिंग सिर्फ हमें पता है कि हम क्या कोड कर रहे हैं, अब उस कोडिंग को कुछ कोई चीज इंटरप्रेट भी तो करेगी ना, ऐसी चीज जो बदलेगी इस कोडिंग को उस लैंग्वेज में कि हमारा कंप्यूटर समझ पाए और वो कोड पे वर्क कर पाए। अब क्या करा हमने, अपने कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज फेच करी, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज दी। अब इसको आप और क्या बोलते हो, सोर्स कोड। देन आपका ये जो कंपाइलर है ना, this what is this, it is a set of programs, basically set of programs है ये, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरीके के सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, इसी को हम बोलते हैं कंपाइलर। और अगर आपसे कोई पूछे कि कंपाइलर इज इट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो आप समझा पाओगे हार्डवेयर वो डिवाइसेस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पता है। तो ये कोई हार्डवेयर नहीं है, इट्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कंपाइलर आपके सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो क्या करेंगे, ये जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज आई उसको कन्वर्ट कर देंगे आपकी बाइनरी में,
या फिर आप बोल सकते हो मशीन लेवल लैंग्वेज, जो आपकी मशीन को समझ आए, कंप्यूटर को समझ आए मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ये आपके सीपीयू को फेच करेगा और जो भी चीजें होंगी प्रोसेस करके आपको मिल जाएगा आपका आउटपुट। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। एंड जो ये हम इनपुट देते हैं इसको आप बोलते हो सोर्स कोड, एंड द आउटपुट यू गेट इट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट कोड, राइट। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यू नो कि कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है, ये होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेट कमांड इन कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर, ये जो आपका फॉर्मेट कमांड है ये कंप्यूटर में किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है आपका हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए। ओके, टू फॉर्मेट दी हार्ड डिस्क। अब ये जो फॉर्मेट है आपका, ये कहाँ से आप अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हो? देखिए, पहली चीज तो आपको ये पता चल गई कि हम अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब आपको क्या देखना है कि फॉर्मेट कमांड कहाँ से आएगी। देखो, दो तरीके से आप एक तो इसको डिलीट कर सकते हो, अपने डाटा को फॉर्मेट कर सकते हो हार्ड डिस्क पे से। पहला, आप किसी भी चीज पे भी जाओगे, उस पर राइट क्लिक करोगे, उसकी ऑल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे, वहां पर आपको फॉर्मेट दिखेगा, आप वहां से फॉर्मेटिंग कर सकते हो अपनी चीजों की। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना है, आपको अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना है, तो वहां से आप फॉर्मेट कर दोगे। एक तो यहाँ से हुआ राइट क्लिक करके, लेकिन एक और जो वो है आपका फॉर्मेट करने का प्लेटफॉर्म, वो कैसे होगा? देखिए, आप अपने स्टार्ट मेन्यू पे जाओगे, स्टार्ट बटन प्रेस करोगे जो आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है, वहां पर आपको सिलेक्ट करना है CMD। ठीक है, CMD को सिलेक्ट करोगे आप, और CMD को सिलेक्ट करने के बाद आप करोगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये मैं उसके लिए बता रही हूँ जो आपकी एक बेसिक एक ब्लैक कलर की विंडो खुल जाती है आपकी, और वहां से आप इस चीज को जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। कोई भी अपनी हार्ड डिस्क हो, चाहे कोई भी चीज हो, पेन ड्राइव्स हो, आपकी फ्लॉपीज हो, कुछ भी चीज हो ना, जिसको आई एम सॉरी फ्लॉपीज नहीं, हार्ड डिस्क वगैरह, जिसमें भी डाटा स्टोरेज के लिए बेसिकली जो चीज यूज होती है उसको आप फॉर्मेट यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, राइट एज रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे आपने उसको क्लिक किया, देन आपकी कुछ इस तरीके की विंडो जो है आपका आ जाएगी, ब्लैक कलर की विंडो आएगी और इस तरीके का कुछ लिखा होगा C ड्राइव विंडोज सिस्टम जो भी आपका सिस्टम होगा, फॉर एग्जांपल 42। देन यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा डिश पार्ट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा बैटरी इसमें लो हो गई है। यस, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? टाइप डिश पार्ट। देन आफ्टर दिस टाइपिंग आपको नीचे दो तीन चीजें, आपको प्रोग्राम्स यहाँ पर लिखे मिलेंगे, और उसके नीचे आपको क्या मिलेगा? दिस इज, यहाँ पर लिखोगे आप डिस्क पार्ट। ये उन लोगों के लिए जिनको अगर फॉर्मेटिंग करनी है और थोड़ा बहुत सीखना है कि कैसे फॉर्मेट करना है अपनी चीजों को। ठीक है, यहाँ पर दो तीन लाइनें आपको दिखेंगी, उसके नीचे लिखा होगा आपका डिस्क पार्ट इस तरीके से, और फिर आपको यहाँ पर टाइप करना है लिस्ट डिस्क। ठीक है, जब आप इस चीज को टाइप कर देंगे, इसके बाद आपको नीचे एक क्या शो होगी? लिस्ट शो हो जाएगी, जिसमें आप जो है फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको ना जैसे लिस्ट डिस्क आप टाइप करोगे, यहाँ तीन चार लिस्ट आपको जो है वो मिल जाएंगे, जैसे लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। अब उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या चीज फॉर्मेट करनी है। नेक्स्ट स्टेप आपका जो होगा, आपको डिस्क पार्ट इस तरीके से आएगा लिखा हुआ, यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट डिस्क, आपको जो भी डिस्क हो इसमें से, जो भी डिस्क में फॉर्मेटिंग करनी हो 1 2 3 4, आप उस डिस्क को यहाँ पर सिलेक्ट करके वो लिख देंगे। ठीक है, देन आपको नेक्स्ट पार्ट जो है इसी तरीके से आपकी एक खुलेगी, आई एम सॉरी लिखा हुआ आएगा, और उसके नीचे आपको लिखना है क्लीन ड्राइव। ठीक है, क्लीन CLEAN। अब इस यही जो क्लीन है, अब उसके बाद क्लीन के बाद आपका आ जाएगा डिस्क पार्ट। ठीक है, देन क्रिएट, आपको टाइप करना है यहाँ पर क्रिएट पार्टीशन
प्राइमरी। ये बेसिकली इसलिए आप लिखते हो कि आपको अपनी हार्ड ड्राइव में से जो भी पार्ट डिलीट करना है, ये उस चीज के लिए लिखा जाता है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। ओके, देन उसके नीचे अब मान लो कि आपने पार्टीशन 1 सिलेक्ट करा है। अब पार्टीशन 1 जो है आपका ऑटोमेटिकली इट गेट सिलेक्टेड एंड पार्टीशन 1 इज नाउ सिलेक्टेड पार्टीशन। ठीक है, अब ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा कि पार्टीशन 1 इज नाउ सिलेक्टेड पार्टीशन। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, डिस्क पार्ट, और उसके बाद में इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा डिस्क पार्ट एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका एक फॉर्म लिखा हुआ एक्टिव। जब आप इस एक्टिव पे क्लिक करोगे तो इसका मतलब डिस्क पार्ट मार्क द करंट पार्टीशन एज एक्टिव। ठीक है, यहाँ तक का जब आप स्टेप फॉलो कर लोगे, अब हम क्या करेंगे कि लास्ट में यहाँ पर आएगा आपका डिस्क पार्ट। जो बच्चे कंप्यूटर्स जानते हैं उनको समझ आ रहा होगा ये। अब यहाँ पर आप डालोगे फॉर्मेट और यहाँ जो भी चीज होगी एंड देन यहाँ पर आपको जो भी चीज फॉर्मेट करनी है, अपनी हार्ड ड्राइव, आपका पेन ड्राइव, जो भी चीज है वो चीज आप यहाँ पर सिलेक्ट करके डाल दोगे और वहां से आपकी हो जाएगी पेन ड्राइव में क्या कहते हैं फॉर्मेटिंग, पेन ड्राइव की या हार्ड ड्राइव की, जो भी चीज आप चाहते हो अपनी फॉर्मेटिंग करना। काफी सारा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, तो मेन आपको यही याद रखना है पहली चीज कि आप तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर दें, अदरवाइज स्टार्ट बटन पे जाके CMD सिलेक्ट करना है आपको। CMD के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड ये सब चीजें आपके खुल जाएंगी और फिर यहाँ से आपको प्रोग्रामिंग कर देनी है। एक ब्लैक कलर की आपको विंडो दिखेगी और उस पर ये सारा प्रोग्रामिंग आपको थोड़ा थोड़ा लिख के आपको वहां से भी फॉर्मेट आप कर सकते हैं। ओके, बात आ गई फॉर्मेट कमांड किस लिए यूज होती है, तो टू फॉर्मेट दी हार्ड डिस्क और कोई भी चीज जिसमें आपके डाटा स्टोर होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज ऑफ स्लाइड्स इन पावर पॉइंट इज नोन एज। जब आप पावर पॉइंट में कोई भी सीरीज ऑफ स्लाइड की प्रेजेंटेशन करते हो तो उसको क्या बोलते हो आप, स्लाइड शो। तो एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर क्वेश्चन अर्लियर कि क्या होता है आपका स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, स्लाइड 5। स्लाइड्स तो आपने क्रिएट कर ली, अब आप चाहते हो कि ये वाली स्लाइड जो है आपके पूरे, जैसे आपको सामने मेरे डेस्कटॉप पे दिख रहा है कि इस तरीके से आपको पूरी स्लाइड दिखे, तो आप किस चीज पे क्लिक करोगे, ऊपर होगा एक ऑप्शन स्लाइड शो। ठीक है, स्लाइड शो के बाद भी आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, फ्रॉम द करंट स्लाइड एंड फ्रॉम द बिगनिंग। अगर आप फ्रॉम दी बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका पहली स्लाइड से आपका स्लाइड दिखना चालू हो जाएगी, पूरी स्क्रीन पहली स्लाइड से। अगर आप करोगे फ्रॉम दी करंट स्लाइड पे क्लिक, तो मान लो आप करंटली 3rd पे आपका कर्सर है, 3rd स्लाइड पे आप काम करो, तो वहां से आपकी स्लाइड शो होना शुरू हो जाएगा 3, 4, 5, 6। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी इज द टेम्पररी मेमोरी। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपके रीड ओनली, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल या फ्लैश डिस्क। तो टेम्पररी मेमोरी कौन सी होती है आपकी, ये होती है आपकी वॉलेटाइल मेमोरी। अब वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है, फॉर एग्जांपल आप कुछ काम कर रहे हो एंड आप उस चीज़ को सेव नहीं किया, तो जब तक आप उस सेव नहीं कर रहे हो और काम कर रहे हो, बाई चांस पावर चली गई, ठीक है, पावर जाने के बाद आपका पूरा का पूरा जितना भी काम आपने किया है वो सारा डिलीट हो जाएगा, राइट। तो दिस इज नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी। हम नॉन वॉलेटाइल वो होती है मेमोरी जिसमें अगर पावर चली भी जाती है आपकी तो फिर भी आपका डाटा जो है वो सेव्ड रहता है, वो डिलीट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी काम कर रहे हो, पेंट पे कोई काम कर रहे हो एंड पेंट पे आपने कोई चीज़ बनानी शुरू हुई, सडनली क्या हुआ, पावर चली गई और आपका लैपटॉप या फिर बाई चांस लैपटॉप पे ही चार्जिंग वगैरह चली गई, वो बंद हो गया और आपने वो सेव नहीं किया, तो क्या होगा, वो चीज़ डिलीट हो जाएगी जिस भी फाइल पे आप काम कर रहे हो। अब ये वॉलेटाइल मेमोरी को और आप क्या बोलते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। और ये जो रीड ओनली मेमोरी है, ये कैसी मेमोरी है आपकी, ये है आपकी नॉन वॉलेटाइल। मतलब रोम में क्या करते हो आप कि आप कभी भी इसको खोल के पढ़ सकते हो, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे, लेकिन आप इसको कभी भी खोल के पढ़ लो। अगर आपने उसको सेव कर दिया और वो बन जाएगा आपका रोम, और उस चीज़ को आप सिर्फ पढ़ सकते हो, राइट कुछ नहीं कर सकते, बट पढ़ के आप उसको वापस बंद कर दो, वो कहीं भी उसका डाटा जो है स्टोर डाटा नहीं जाएगा। बट रैम का डाटा लॉस हो जाता है जैसी पावर चली जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम हेल्प्स इन बेटर फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर? कौन सा प्रोग्राम है जो आपकी कंप्यूटर की बेटर फंक्शनिंग के लिए यूज होता है? तो द प्रोग्राम इज यूटिलिटी प्रोग्राम। अब ये यूटिलिटी प्रोग्राम है क्या आपका? पहला आपको याद रखना है कि जो सॉफ्टवेयर है आपके, हमने डिस्कस किया था कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, 2 टाइप के। कौन कौन से? एक तो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये जो यूटिलिटी प्रोग्राम है ये है आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके, और यही है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम के बारे में भी, बट पहले समझ लेते हैं कि यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है। ये समझ में आ गया कि इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये जो है आपका प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम, ये सर्टेन टास्क जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं जो आपके कंप्यूटर की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन जो होता है, बेसिक फंक्शन होता है कि आपके कंप्यूटर को स्मूथली रन कराना। इनके बगैर आपका जो कंप्यूटर है वो वर्क तो कर सकता है, बट इंस्टॉल करने के बाद इनको क्या होता है, आपका कंप्यूटर और अच्छे से काम करता है, ठीक है। अब कैसे? जैसे कि ये प्रोग्राम्स वो हैं, चाहे आप इनको इंस्टॉल करें चाहे आप इंस्टॉल ना करें, कंप्यूटर आपका तब भी चलेगा, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स वो होते हैं, बट इनको इंस्टॉल करने के बाद आपके कंप्यूटर की फंक्शनिंग और अच्छी हो जाती है। अब एग्जांपल्स लेते हैं इनके, कौन कौन से होते हैं। देखो, एक होता है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, राइट। सेकंड इज एंटीवायरस हो गया आपका बैकअप सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर। थर्ड इज डिस्क टूल्स। अब यहां से आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये एंटीवायरस, बैकअप और डिस्क टूल्स ये कैसे प्रोग्राम्स हैं? तो इसमें आप बोलोगे यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अगर, और ये यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है? ये हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। अब ये जो एंटीवायरस है, बैकअप सॉफ्टवेयर है और ये डिस्क टूल, हम बात तो कर रहे हैं, बट है क्या ये एंटीवायरस? देखो, एंटीवायरस वो है जिसको आप इंस्टॉल करने से कि आपके पीसी को ये वायरस से प्रोटेक्ट करता है। ये सबको पता होगा। आपके जब भी कंप्यूटर में, आप हर एक कंप्यूटर में एंटीवायरस डालते ही डालते हो। अब ये वायरस आता कहाँ से आपके पास? देखो, कोई भी ऐसी साइट है जो मैलेफिक है, ठीक है, बेकार है, गंदी है, या कैसी भी साइट है, और आपने वहां से कर ली कोई फाइल डाउनलोड। अब जैसे ही आप डाउनलोड करोगे अपनी फाइल को, तो ये वायरस क्या करता है ना, आपने जो भी चीज डाउनलोड करनी है उसी की फॉर्म लेके ना उसी के साथ में स्टोर हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका वायरस स्टोर हो रहा होगा। और ये वायरस क्या करेगा, आपके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन फेच करके आपने जिस भी साइट से इस चीज को डाउनलोड किया होगा उस साइट पे वापस आपकी इंफॉर्मेशन को भेज रहा होगा, ठीक है। वायरस का काम ये होता है कि आपकी आइडेंटिटी को, जो भी ओरिजिनल आइडेंटिटी, किसी भी चीज की ओरिजिनल आइडेंटिटी को कॉपी करके उसी की फॉर्म लेके वो वहां पर प्लेस हो जाता है, राइट। तो अब वायरस आ गया आपके कंप्यूटर में। अब आपको ये भी पता चल गया कि भाई हम जब भी कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं किसी मैलिफिक साइट्स वगैरह से, तो हमारी फाइल की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, आपको पता लगता नहीं है। अब ये जो एंटीवायरस है आपके इसी चीज़ से आपको बचाता है, ठीक है, वायरस वगैरह से। तो क्या करता है एंटीवायरस, आपके वायरस वगैरह की स्कैनिंग करता है, जितना भी वायरस होता है उसको हटा देता है। अब एंटीवायरस को भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करना होता है, ऐसा नहीं एक बार इंस्टॉल करा और बस आपका काम हो गया। एंटीवायरस को भी आपकी अपडेशन करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, ठीक है। अब बात आती है बैकअप सॉफ्टवेयर्स की। अब ये बैकअप सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो, हम सभी को पता है कि हमारी कंप्यूटर की जो सारी फाइल्स होती है, मैक्सिमम कंप्यूटर्स जो हैं वो हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क जो आप बोलते हो उसको यूज करते हैं एज अ स्टोरेज पर्पस, ठीक है। और क्या होता है कभी कभार कि हमारी जो हार्ड ड्राइव है किसी कारण खराब हो जाती है, ठीक है, जिसको हम क्रैश बोलते हैं या फिर फेल हो जाती है। अब इसी की वजह से क्या होता है, जो भी हमारा रिजल्ट, हैवी डाटा जो भी हमारा स्टोर होता है, हमें हैवी डाटा लॉस हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जितना भी डाटा है हमारे कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव में स्टोर्ड है। अब यही क्रैश कर गई तो हो गया हमारा काम, तो है ना। तो इसकी जगह पे फिर अब क्या करते हैं हम कि हमारे पास बैकअप सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। अब ये बैकअप सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं आपके कि ये
एक बैकअप क्रिएट कर देते हैं, मतलब कि इस जो हैवी डाटा लॉसेस से आपको बचाते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, हेल्प करता है आपको कॉपी करने में, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स है ना वो ये हार्ड ड्राइव में कॉपी करके अपना एक अनदर स्टोरेज डिवाइस में, जो है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी जिसको आप बोलते हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, उसमें इसको स्टोर कर देता है। बाई चांस क्या होता है कि आपका कुछ ऐसा वो आ जाए कि भाई हार्ड ड्राइव आपकी क्रैश हो जाए, पर फिर भी आपका जो डाटा होगा ना वो इसमें स्टोर रहेगा। अब ये जो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर बैकअप प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, अब आपने बैकअप ले लिया यहाँ पर, आप उसको कभी भी जो है यूज कर सकते हो डाटा को। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरी हार्ड ड्राइव की जो कॉपी है ना, अपनी पूरी हार्ड ड्राइव कॉपी करके भी इस सोर्स में डाल सकते हो। और ये क्या है, एक थर्ड पार्टी सोर्स है, आपका कंप्यूटर इसको ऑपरेट नहीं करेगा, कोई थर्ड पार्टी इस डाटा को जो है ऑपरेट कर रही होगी। तो कंपैरेटिवली इस चीज के लिए होता है कि बाई चांस आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश कर जाए तो आपका डाटा कहीं ना कहीं स्टोर्ड हो। अब कई बार आपने देखा होगा कि आप अपनी जो पिक्चर्स वगैरह है, हर चीज है, तो उसका एक बैकअप लेके चलते हो, है ना। फोन में भी जो है बैकअप लेके चलते हो, चाहे जीमेल आईडी, अपनी आईडी कनेक्ट करते हो या कुछ भी चीज पे आप बैकअप लेके ही चलते हो। बाई चांस ऐसा कुछ हो जाए, आपका फोन फॉर्मेट हो जाए, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो चीजें स्टोर होनी चाहिए, राइट। अब ये जो बैकअप है ये कौन सी स्टोरेज को यूज करता है, आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो बैकअप सॉफ्टवेयर है ये कौन सी स्टोरेज को यूज करता है। तो ये हमारे क्लाउड स्टोरेज यूज करते हैं, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज इसमें यूज होती है टू क्रिएट बैकअप्स। नाउ विल कम टू डिस्क टूल्स। व्हाट आर दिस डिस्क टूल्स? हमने डिस्कस कर लिया ऊपर, ठीक है, दो चीजों के बारे में। अब ये जो डिस्क टूल्स हैं आपके, जो यूटिलिटी प्रोग्राम में आते हैं, ये डिस्क टूल्स होते हैं, ये आपको एक वाइड रेंज ऑफ टूल्स प्रोवाइड करवाते हैं, अवेलेबल करवाते हैं, जो कि आपकी हार्ड ड्राइव्स को और अदर स्टोरेज डिवाइस को मैनेज करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये आपको इस तरीके के टूल्स प्रोवाइड कराएंगे जो ये देखेंगे कि भाई आपका जो हार्ड ड्राइव है वो प्रॉपर जो है फंक्शनिंग कर रही है या नहीं कर रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये हार्ड ड्राइव को स्कैन कर देगा आपका, ठीक है। देन आपके पास इसी में डिस्क क्लीनर्स भी होते हैं, ठीक है। डिस्क टूल्स में आपके अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे डिस्क क्लीनर्स भी है। तो ये डिस्क क्लीनर्स क्या करेंगे, आपकी जो अननेसेसरी फाइल्स हैं उनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे अपने आप ही। आपने कई बार देखा होगा, आपने कोई भी चीज जो है इंस्टॉल करी या फिर डाउनलोड करी तो उसके साथ में और 10 चीजें डाउनलोड हो जाती हैं जो आपके काम की नहीं होती। तो ये जो डिस्क क्लीनर्स है ना, ये आपकी इन फालतू की चीजों को कर देते हैं डिलीट, ओके। देन आपके डिस्क रीफ्रैगमेंटेटर्स भी होते हैं, डिस्क रीफ्रैगमेंटर्स, ठीक है। डिस्क रीफ्रैगमेंटर्स क्या काम करते हैं, ये आपका जो हार्ड डिस्क है, ठीक है, उसमें फाइल फ्रेगमेंट्स को क्या करता है, रीऑर्गेनाइज कर देता है। अब ये हार्ड डिस्क की फाइल जो होती है उसको रीऑर्गेनाइज क्यों करता है, ताकि आपकी हार्ड डिस्क की जो परफॉर्मेंस है वो इनहेंस हो जाए, ओके। और जो भी जितनी भी आपके स्टोरेज सिस्टम्स हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए ये डिस्क टूल्स यूज होते हैं, ओके। देन आपसे बोलते हैं कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब हमने क्या पढ़ा कि इसका पार्ट क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। और यूटिलिटी प्रोग्राम्स में क्या क्या आते हैं आपके, एक तो आपका एंटीवायरस, सेकंड बैकअप प्रोग्राम्स, थर्ड डिस्क टूल्स, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में और क्या क्या चीज आती है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आते हैं, हमने देख लिया। इसी सिस्टम प्रोग्राम्स में और आपकी आती हैं क्या, डिवाइस ड्राइवर एंड फर्मवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है आपका डिवाइस ड्राइवर और फर्मवेयर। जैसे यहाँ पर पूछा है ना, विच प्रोग्राम्स हेल्प्स इन बेटर फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, तो आपने कर दिया यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम किसका है पार्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं फर्मवेयर और डिवाइस ड्राइवर्स। हर डिवाइस को जो भी आप इंस्टॉल करते हो उनके साथ अपने अलग से ड्राइवर्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड होते हैं। कुछ
अलग से ही आते हैं, और वो ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के बाद ही आप उस डिवाइस को अपने उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, कभी और जो है क्वेश्चन लूंगी तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको समझाएंगे। तो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुख अपना। चलिए, व्हाट इज एप्लीकेशन प्रोग्राम? एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है? अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे दो टाइप के वो होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये प्रोग्राम भी वही चीज है। सॉफ्टवेयर बनता कैसे है? प्रोग्रामिंग से ही बनता है ना। तो यही चीज है आपकी। सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमने पार्ट पढ़ लिए थे, कौन कौन से थे? यूटिलिटी, ठीक है, और कौन से थे आपके? डिवाइस ड्राइवर, और क्या था? फर्मवेयर। अब हम आते हैं, दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए हमारे, अब है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या हम इसको बोलें कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं जो यूजर है उसको डायरेक्टली पार्टिसिपेट, ये जो यूजर है डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि ईमेल, आपके वेब ब्राउजर्स, देन गेमिंग सॉफ्टवेयर, आपके वर्ड प्रोसेसर्स, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, एंड योर मीडिया प्लेयर, राइट। ये सब है आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आप इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम क्यों बोलते हो? और हमने बोला कि ये जो है यूजर को डायरेक्ट एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, कोई भी अपना काम डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोला जाता है? और हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स उन चीज़ों को बोलते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क आपका परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो दो डेफिनेशन आपकी हो गई। तो अब ये पर्टिकुलर टास्क कैसे परफॉर्म करते हैं? देखो, ईमेल है, वो आपका ईमेल ही सेंड करेगा। ठीक है, इससे आप ईमेल ही भेज सकते हो, ये तो है नहीं आप इससे फोटो बनाने लग जाओगे या फिर कोई भी पिक्चर वगैरह बनाने लग जाओगे। वेब ब्राउजर है, इसमें सिर्फ आप ब्राउजिंग कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। गेमिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें आप गेमिंग ही करोगे, एक पर्टिकुलर टास्क ही परफॉर्म हो रहा है ना, तो इसीलिए इनको बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम इन्हीं को बोला जाता है। अब ये ईमेल है जैसे, ठीक है, अब आपका ईमेल हो गया। अब इसमें भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी देखिए, अगर आपको उसमें भी अगर डिफरेंट टाइप्स के अब एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है ना, ये भी डिफरेंट टाइप के आप कह दो कि अलग अलग भी इसमें भी सॉफ्टवेयर के पार्ट है। फॉर एग्जांपल, एक तो हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, देन कम्स वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? जो MS वर्ड वगैरह है, आप इसको बोल देते हो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। देन डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इसमें आपका MS एक्सेल वगैरह आ जाता है। देन कम्स योर आई एम सॉरी, डेटाबेस सॉफ्टवेयर अलग होंगे। देन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में आपका MS एक्सेल वगैरह आ जाएगा। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में जैसे आपका मीडिया प्लेयर्स वगैरह होते हैं ना अलग अलग उसके, तो वो सब आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। देन कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होंगे, जैसे ईमेल वगैरह, इनको कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर में बोल देंगे हम। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपके होते हैं, तो उसमें आपका MS एक्सेल वगैरह आ जाता है जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज होते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, तो इस तरीके के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता क्या है। बेसिकली एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम्स को डिजाइन किया जाता है, लिखा जाता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which amongst the following provides a battery backup to your computer whenever the power goes off? जब भी आपकी लाइट चली जाती है तो आपके कंप्यूटर को क्या चीज है जो बैटरी बैकअप देती है? इज इट मेमोरी, यूएसबी और सर्च ड्राइव? तो इट इज यूपीएस। ठीक है, यूपीएस के बारे में डिस्कस करते हैं। होता क्या है? पहली चीज तो आपको फुल फॉर्म याद करनी है, तो फुल फॉर्म इज अनइंटरप्टेड
पावर सप्लाई। अब ये यूपीएस का काम क्या होता है आपका, देखो ये आपके सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है जब आपकी मेन सप्लाई चली जाती है, ठीक है। अब ये कैसे आपकी एनर्जी या फिर पावर सप्लाई करता है यूपीएस, आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर्स जो हैं उनके साथ ही यूपीएस अटैच होता है। जैसे ही आपकी लाइट गई, यूपीएस ऑन हुआ और आपको पावर सप्लाई मिलनी शुरू हो गई, तो आपका काम बीच में इंटरप्ट नहीं होता कोई भी चीज़। तो और पावर सप्लाई भी है जो कंटिन्यूस आती रहती है, इसीलिए इसको अनइंटरप्टेड बोलते हैं कि कोई भी इंटरप्शन आपके उसमें नहीं आती। अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो यूपीएस और एक आप घर में यूज़ करते हो इन्वर्टर। अब इन्वर्टर का भी पर्पस यही है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी आई और आपकी स्टोरेज हो गई है ना, और आप उसने आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी। अब इन्वर्टर और यूपीएस, अब हम अपने कंप्यूटर के साथ यूपीएस को ही क्यों अटैच करते हैं, हम इन्वर्टर को अटैच क्यों नहीं करते, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। इतना भी डिटेल नहीं, पर इतना कि आपको समझ आ पाए, ठीक है। अब ये यूपीएस क्या करता है बेसिकली, देखो आपको अगर मान लो कंप्यूटर है, पहली चीज़ तो आपको ज़रूरत क्यों होती है यूपीएस की, पहले ये सुनो। आप कोई भी चीज़ काम कर रहे हो, ठीक है, आपने अब आधा काम हो गया, आपकी कोई प्रोग्रामिंग ही चल रही है बाई चांस, और बड़ी देर से आप उस प्रोग्रामिंग पे लगे हो, लाइट चली गई और आपका हो गया कंप्यूटर बंद, प्रोग्रामिंग तो गई, ठीक है। पहली चीज़ तो उस डाटा को जो है वो करता है कि सेव रखता है कि आपका डाटा लॉस ना हो जाए कोई भी काम करते वक्त। दूसरा यूपीएस की ज़रूरत होती है कि कई बार क्या होता है, आपकी पावर सप्लाई आ रही, कंप्यूटर बहुत देर तक चल रहा है, अब एकदम से अगर लाइट चली जाती है ना, तो कई चीज़ें उस कंप्यूटर में ख़राब होने का रहता है खतरा। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए हम यूपीएस को यूज़ करते हैं। पहली चीज़ तो हम जो अपना काम कर रहे हैं वो काम होता रहे, बीच में इंटरप्शन ना आए। दूसरी चीज़, कोई भी हमारी चीज़ इसमें ख़राब ना हो, ठीक है। अब यूपीएस किस तरीके से काम करता है आपका, यहाँ पर कंप्यूटर है, यहाँ आपका यूपीएस है जो इस कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है। अब कैसे काम करेगा, तो इसमें मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि यूपीएस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और कौन सा पार्ट क्या काम करता है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। एज वी ऑल नो कि हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है वो एसी आ रही है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है, हर जगह जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ सब में क्वेश्चन है। 220 वोल्ट्स की आपकी घर में आपकी सप्लाई आती है, ठीक है। अब सप्लाई आई, आपने यूपीएस को उससे अटैच कर रखा है, सप्लाई से यूपीएस को सप्लाई से अटैच करा, सप्लाई यूपीएस में आई, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ कि यूपीएस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ये पूरा यूपीएस है आपका, राइट, ये है आपका पूरा यूपीएस। पहले चीज जो होती है यूपीएस में वो होता है आपका रेक्टिफायर। अब इस रेक्टिफायर का क्या काम होता है, ये जो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई आ रही है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, डायरेक्ट करंट में। रेक्टिफायर का क्या काम हुआ, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करना, राइट। अब ये जो रेक्टिफायर है ये कनेक्ट होता है आपका बैटरी के साथ, बैटरी। अब ये जो बैटरी है यहाँ से डीसी आई डायरेक्ट करंट, ये बैटरी अपने आप को कर लेती है चार्ज, राइट। अब आप ये नहीं है कि भाई 220 वोल्ट्स आई तो 220 वोल्ट्स की ही इसने बैटरी को दे दिया, नहीं, बैटरी 12 वोल्ट्स वगैरह इस टाइप की जो है वोल्टेज लेती है आपकी। ये बैटरी होगी आपकी चार्ज। अब ये बैटरी जो है ये आपकी कहाँ पर सप्लाई देगी, इसके साथ अटैच होता है एक इन्वर्टर, ठीक है। इसीलिए हमारा डायरेक्ट इन्वर्टर क्यों नहीं यूज होता मैं यहाँ बताऊंगी आपको। देखो यहाँ पर एक इन्वर्टर अटैच होता है और इन्वर्टर क्या करता है, आपकी ये जो डायरेक्ट सप्लाई होती है ना उसको ऑल्टरनेटिंग करंट में सप्लाई कन्वर्ट करके फिर आगे कुछ फिल्टर्स लगे होते हैं और फिर ये एसी में कन्वर्ट करके आपके दे देता है कंप्यूटर को। अब क्या होता है, जब भी लाइट जाती है, पावर जाती है, तो बैटरी तो हमारी चार्ज हो चुकी है, हमने बटन ऑन कर रखा होता है यूपीएस का। अब यूपीएस क्या करेगा, डायरेक्ट ना बैटरी से ये ऑन करते ही ये एक्टिवेशन हो जाएगी यहाँ की। ये तो पहले ही एक्टिव रहता है, ये कि इस पार्ट की एक्टिवेशन हो जाती है और आपकी बैटरी यहाँ से इन्वर्टर को सप्लाई देके ये आपका कंप्यूटर को डायरेक्ट सप्लाई दे देती है। अब इसमें क्या होगा, कोई भी इंटरप्शन हुई नहीं, आपका कंप्यूटर 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होता, राइट। लेकिन आपके इन्वर्टर में क्या होता है ना, ये जो आपका इन्वर्टर है ये क्या करता है, आपकी सप्लाई आई, ठीक है, एसी सप्लाई आई, 220 वोल्ट्स की सप्लाई है, ये डायरेक्ट जो सप्लाई होती है ना, ये पूरी डायरेक्ट सप्लाई आपकी इन्वर्टर से कनेक्ट होती है आपके घरों की, ठीक है।
यहाँ पर आपकी सप्लाई आएगी, ये चार्ज होगा और ये पूरी 220 वोल्ट सी 220 वोल्ट ही आगे पास कर देगा, और जिसकी वजह से आपकी लाइट पंखे वगैरह नॉर्मली चलते हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि आपका इन्वर्टर जब होता है ना, तो उसके बाद आपके पंखे और ज़्यादा तेज चलने शुरू हो जाते हैं। तो सप्लाई ये इतनी जितनी आती है उतनी सप्लाई आगे दे देता है। और क्या होता है कि इसमें ना बीच में एकदम से ब्रेक लगता है, एकदम से अपने आप को चार्ज करता है जैसे ही लाइट जाती है। तो आपने देखा होगा जैसे ही लाइट गई तो एकदम एकदम कुछ एक फ्लक्चुएशन सी होती है, धक्का सा लगता है आपके इन्वर्टर को, और फिर ये चालू होता है। कभी भी देखना 1-2 मिनट का ना इसमें ये चीज आ जाती है और फिर ये सप्लाई आगे देगा। अब इसको हम कंप्यूटर्स में यूज नहीं कर सकते, हमारे कंप्यूटर्स इन्वर्टर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज इन्वर्टर क्या करेगा, डायरेक्ट सप्लाई लेकर डायरेक्ट आपके कंप्यूटर को देगा और उसकी वजह से आपका हो जाएगा, कंप्यूटर फूक जाएगा, राइट। इसी वजह से हमारे जो ये फ्रिज हैं, आपके एसीज हैं, आजकल तो एसीज कनेक्ट हो जाते हैं, पर फ्रिज वगैरह और आपकी जो आयरन होती है ना प्रेस करने की मशीन, ये सब इस वजह से हम इन्वर्टर से जो है कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेसिक जो चीज़ आपको याद करनी है वो ये याद रखनी है कि यूपीएस का क्या फंक्शन होता है, यूपीएस में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से आपका यूपीएस जो है काम करता है, राइट। चलिए, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। तो ये जो जीमेल है, हॉटमेल है, याहू मेल है, ब्लिंग है, ये सब ही क्या है, आपके ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन ब्लिंग जो है ये है आपका वेब ब्राउजर, वी ऑल नो ये ब्राउजिंग के लिए काम आता है, तो ब्लिंग इज योर ऑप्शन। नेक्स्ट इज CRTL प्लस P परफॉर्म्स विच फंक्शन। ये जो कंट्रोल प्लस P है आपका कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ये फंक्शन आपका परफॉर्म करता है प्रिंट का। अब कॉपी की बात आए तो CRTL कंट्रोल प्लस C कॉपी कर देता है, कंट्रोल प्लस V आपका पेस्ट कर देता है, कंट्रोल प्लस P आपका प्रिंट कर देता है, और E इस तरीके से इरेज कर देगा। अब ये वीडियो जो मैंने आपको ये सारी की सारी जो कीज़ है ना, शॉर्टकट कीज़, ये लास्ट वीडियोस में करा रखी हैं। मेरी वीडियोस को अच्छे से देखो, आपको वहाँ बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ मिलेंगी जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। गॉट इट। डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट, आपके पावर पॉइंट की डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, तो पेपर में जो भी चीज़ दे रखी हो तो उसमें से PPTX वॉज द आंसर। तो फाइल एक्सटेंशंस में अगर हम पावर पॉइंट की ही बात करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था फाइल एक्सटेंशंस के बारे में, तो जैसे .pps अगर आपको दें तो ये किस लिए होती है, ये होती है आपके पावर पॉइंट स्लाइड शो के लिए, स्लाइड शो। देन .ppt अगर आपसे बोला जाए, PPTX नहीं, सिर्फ PPT, तो ये है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एक्सटेंशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। देन कम्स योर .pptx। अब देखना ये .ppt और .pptx में क्या फ़र्क है। अब ये .pptx जो है एक्सटेंशन है, ये है आपकी पावर पॉइंट ओपन XML प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट ओपन XML प्रेजेंटेशन, XML, दिस X स्टैंड्स फॉर XML, राइट। सिमिलरली अगर हम अपना स्प्रेडशीट्स के बारे में बात करें, स्प्रेडशीट्स जो कि आपकी MS Excel है, तो इसमें आपके कौन कौन से एक्सटेंशंस हैं, .xl GM, ठीक है, .xl SX, ये क्या है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल विद मैक्रोस के साथ। और ये क्या है, जब आपका X लग गया ना यहाँ पर, तो आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल ओपन XML स्प्रेडशीट फाइल, राइट। ये जो X है ये है इसका XML स्प्रेडशीट, ठीक है, XML। नाउ अगर आपसे बोला जाए .xls, सिंपल XLS फाइल, XLS हो तो ये होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। अब ये जो हमने डिस्कस किया था, ये जो X आजकल लगने लगे, ये ज़्यादा सिक्योर कर देता है उस चीज़ को, ठीक है। पहले अब ज़्यादा सिक्योर जो है ये X से हो जाता है आपका।
देन अगर आप हम इमेज फाइल की बात करें, इमेज फाइल्स, तो इमेज फाइल्स हैं आपकी, ये मैं डिलीट कर देती हूँ। तो इमेज फाइल की अगर हम बात करते हैं तो .ai जो है आपका, ये है आपका एडोब इलस्ट्रेटर फाइल, इलस्ट्रेटर फाइल। देन .bmp, .bmp है आपका बिटमैप इमेज के लिए। देन कम्स योर .gif, gif है आपका gif इमेज। अगर आपसे पूछा जाए कि इमेज फाइल्स के लिए कौन कौन सी एक्सटेंशंस हैं, तो इमेज फाइल्स के लिए आपकी ये सारी एक्सटेंशंस, ठीक है। देन .ico, दैट इज आइकॉन फाइल। और इसी तरीके से आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की डिफरेंट एक्सटेंशंस जो हैं आपको याद करनी है, राइट। जितना मुझसे हो पाता है मैं उतनी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देती हूँ साइड बाय साइड। और मैंने आगे भी पहले वाले क्वेश्चंस में भी, पहली वाली वीडियोस में भी आपको एक्सटेंशंस वगैरह प्रोवाइड करी हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, which is the fourth layer in OSI model? First of all, what you have to remember is what is OSI model? What's the full form of this? So OSI model's full form is Open System Interconnection Model, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन, अब आई होप जितनी चीजें मैं पढ़ा रही हूँ ना सब में से क्वेश्चन बनता है, तो सारी चीज को सुन लिया करो। देन अब ये करता क्या है, इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स। मतलब बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। एक स्टैंडर्ड है ये जिससे आपके अलग अलग कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। OSI मॉडल के लिए एक अलग ही वीडियो बनानी पड़ेगी। यहाँ पर जितना आपको समझना है वो ये देखो कि इसकी टोटल लेयर्स कितनी होती है OSI मॉडल में। 7 लेयर्स का होता है आपको OSI मॉडल। फर्स्ट लेयर है आपकी फिजिकल, नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है, फिजिकल। देन सेकेंड लेयर इज डाटा लिंक, थर्ड लेयर इज योर नेटवर्क, fourth layer is transport, fifth layer is your session layer, sixth layer is your presentation, and seventh layer is your application layer, now we'll discuss about each layer। इसको डिटेल में नहीं, बस एक ग्लिम्स ले लेंगे हर एक लेयर के फंक्शन का। तो बात आई पहले फिजिकल लेयर की, तो ये क्या करता है आपका रॉ बिट स्ट्रीम को ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है आपका फिजिकल मीडियम में, ठीक है। ट्रांसमिट्स रॉ बिट स्ट्रीम ओवर अ फिजिकल मीडियम। देन डाटा लिंक आपका क्या करता है, ये एक फॉर्मेट ऑफ डाटा को डिफाइन करता है आपके नेटवर्क पे, डिफाइंस अ फॉर्मेट ऑफ डाटा ऑन नेटवर्क। देन नेटवर्क लेयर डिसाइड करती है, नेटवर्क लेयर क्या काम करती है आपका, इट डिसाइड्स कि कौन सा फिजिकल पाथ जो है डाटा को आपको लेना है, विच फिजिकल पाथ डाटा विल टेक, इट विल बी डिसाइडेड बाय दिस नेटवर्क लेयर। देन वी कम्स टू ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, डाटा को ट्रांसमिट करता है। अब इसमें हमने पढ़े थे 2 प्रोटोकॉल, तो TCP और UDP जो 2 प्रोटोकॉल थे हमने पढ़े थे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये काम करते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपका, या प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको TCP और UDP की एक्सप्लेनेशन बताई है और बताया है कि कौन सा प्रोटोकॉल किस पर्पस के लिए आपका यूज होता है, तो उसको जरूर देखेगा। देन कम्स योर सेशन लेयर। तो इट कंट्रोल्स पोर्ट्स और सेशन, पोर्ट्स और सेशन को अगर कंट्रोल करना हो तो आपका सेशन लेयर करती है। प्रेजेंटेशन लेयर जो है आपकी, ये आपका जो डाटा इंक्रिप्शन होती है ना, डाटा को इंक्रिप्ट करते हैं, वो डाटा इंक्रिप्शन यहाँ पर होती है और ये इंश्योर करता है कि आपका जो डाटा है एक यूजेबल फॉर्मेट में जो है, ठीक है। देन एप्लीकेशन लेयर, जो आपके जो यूजर है और जो आपका मीडियम है, उस दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है ना, इंटरेक्शन होती है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, वो इस लेयर पे होती है, एप्लीकेशन लेयर पे। ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे बोला जाए कि ह्यूमन
कंप्यूटर इंटरेक्शन कौन सी लेयर पे होते हैं, तो ये है आपकी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, इसमें क्या है, एप्लीकेशन कैन एक्सेस नेटवर्क सर्विस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following connects different external devices, peripheral device and input output ports with computer? मतलब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा आपका एक्सटर्नल डिवाइसेस को, पेरिफेरल डिवाइस को और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है। इनपुट आउटपुट पोर्ट पता है कहाँ, जहाँ से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। एक्सटर्नल डिवाइसेस आपको पता होगा, प्रिंटर वगैरह। पेरिफेरल डिवाइसेस जो इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम करते हैं। तो इन सब के बीच में कौन, इन सब चीज़ों को कौन कनेक्ट करके रखता है, तो ये है आपकी कंट्रोल एक्सटर्नल बस। ठीक है, अब हमने क्या करा था, सीपीयू के पार्ट्स पढ़े थे। तो सीपीयू में हमने कितने पार्ट्स पढ़े थे पहले, बेसिकली सीयू और एएलयू। ठीक है, सीयू इज कंट्रोल यूनिट, आपको पता है वो सब कंट्रोल करता है। एएलयू आपके अरिथमेटिक लॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। बट सीपीयू के मेन जो है 6 पार्ट्स होते हैं आपके, सीयू, एएलयू, देन रजिस्टर्स, कैश, बसेस एंड क्लॉक्स। ठीक है, ये पार्ट होते हैं आपके सीपीयू के और हर एक का अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले इन बसेस की। ये बसेस क्या परफॉर्म करती हैं, ये बसेस होती हैं आपकी हाई स्पीड इंटरनल कनेक्शन होता है बेसिकली, ये जो सेंड करता है कंट्रोल सिग्नल्स को और डाटा को बिटवीन प्रोसेसर और अदर कंपोनेंट। अब ये जो आपका डाटा ट्रांसमिट होता है ना इन डिवाइसेस के बीच में, एक्सटर्नल डिवाइस से लेकर आपके पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट आउटपुट से लेकर जो डाटा इनमें यहाँ से जो ट्रांसमिट होता है या ट्रेवल करता है आपके सीपीयू तक, ये किसकी हेल्प से आता है, आपका बसेस। अब आपको भी पता है, मान लो आपको यहाँ से एक दूसरे प्लेस पे जाना है, बस लेते हो, बस क्या करेगी, इसमें आप बैठ कर ट्रेवल कर सकते हो, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी काम होता है बसेस का, ये डाटा को ट्रांसमिट करती है, डाटा इन बसेस के थ्रू ट्रेवल करता है अलग अलग जगह से। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट हुआ, इसने कोई भी, मान लो हमने इस एक्सटर्नल डिवाइस को इनपुट दिया, अब ये जो इंफॉर्मेशन है एक्सटर्नल डिवाइस की, तो ये बसेस लेके जाएंगी अपने सीपीयू के पास और वहां से हो जाएगी इसकी प्रोसेसिंग। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कितने टाइप की बसेस होती हैं आपके पास, तो आपके पास बेसिकली 3 तरीके की बसेस होती हैं। कौन कौन सी, एक तो डाटा बस, देन दूसरी है आपकी कंट्रोल बस, थर्ड वन इज कौन सी, एड्रेस बस। 3 तरीके की बसेस है, ये याद रखनी है। इसके फंक्शंस मैं आपको बताती हूँ। एड्रेस बस क्या करती है, कंट्रोल बस और डाटा बस। ये तो आपको पता चल गया कि ये डाटा को या किसी भी चीज को, आपके डाटा वगैरह को, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है। ठीक है, एक मीडियम है, एक लिंक है ये, और हाई स्पीड इंटरनल कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब ये जो है आपका एड्रेस बस, ये कैरी करती है आपकी मेमोरी एड्रेस। ठीक है, एड्रेस बस मेमोरी एड्रेस को आपका प्रोसेसर से अलग अलग कंपोनेंट्स के पास लेके जाती है मेमोरी के एड्रेस को, सच एज किस किस के पास, जैसे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स के पास से लेके जाती है, प्राइमरी स्टोरेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। ठीक है, उनके मेमोरी एड्रेस को कैरी करती है, ये आपके प्रोसेसर से आपके इन डिवाइसेस के पास लेके जाती है ये मेमोरी एड्रेस को। अब ये जो बस होती है, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूनी डायरेक्शनल होती है, बाई डायरेक्शनल, तो आपको याद रखना है कि आपकी एड्रेस बस है, ये है आपकी यूनी डायरेक्शनल। देन कम्स योर डाटा बस। डाटा बस क्या काम करती है आपका, कि ये डाटा को कैरी करती है प्रोसेसर और अदर कंपोनेंट्स के बीच में। ठीक है, कैरीज डाटा बिटवीन प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट्स। अब डाटा बस ने डाटा कैरी कर दिया, इस डाटा को जो भी एड्रेस था, मेमोरी एड्रेस था, वो एड्रेस बस ने कैरी करा। अब ये जो डाटा बस है आपकी, ये होती है बाई डायरेक्शनल, मतलब ये डाटा लेके भी जा सकती है प्रोसेसर से डिवाइसेस के पास, डिवाइसेस से प्रोसेसर के पास भी लेके आ सकती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, 2 डायरेक्शंस में। देन लास्ट इज योर कंट्रोल बस। कंट्रोल बस आपकी क्या करती है, ये कैरी जो कंट्रोल सिग्नल होते हैं ना आपके, उसको कैरी करती है प्रोसेसर से लेकर अदर कंपोनेंट्स की तरफ। अब ये जो है आपकी कंट्रोल बस भी, ये है आपकी यूनिडायरेक्शनल। ठीक है,
ये सिर्फ प्रोसेसर से बाकी जगह पे कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करती है, तो इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल है। और ये क्या कैरी करती है, आपकी क्लॉक पल्सेस भी ये जो है कैरी करती है। अभी क्लॉक्स का क्या काम होता है, ये सब क्या काम होता है, डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो इस क्वेश्चन के लिए था वो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। Which of the following software या हार्डवेयर is designed to safeguard against unauthorized access to your computer? कौन सा सॉफ्टवेयर है इसमें जो आपका कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है, तो वो है आपका फायरवॉल, राइट। फायरवॉल है क्या, बेसिकली एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपके कंप्यूटर को बचाता है, ठीक है। जैसे कि ये क्या कंट्रोल करता है, या बेसिकली ये मॉनिटर करता है जो भी आपका इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक होता है ना, उसको ये कंट्रोल करता है। और क्या करता है, ये परमिट करता है, मान लो आप कोई भी आपने कोई चीज़ डाउनलोड करनी है या फिर कोई ऐसा ट्रैफिक आ रहा है, इनकमिंग ट्रैफिक है। इनकमिंग ट्रैफिक मतलब जो इनकमिंग डाटा आपका आता है कंप्यूटर में, आप कुछ चीज़ डाउनलोड करते हो, तो उस चीज़ को अलाउ करता है कि भाई ये चीज़ डाउनलोड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर ये चीज़ हम ओपन करें या ना करें, इसमें कोई वायरस तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है इसको खोलने में। तो फायरवॉल्स इस चीज़ में हेल्प करते हैं आपकी, राइट। और अगर कोई भी ऐसा मैलिफिक डाटा है जो आपका क्या होता है, बेकार होता है, जिसके साथ वायरस आ रहा है, तो ये उस डाटा पैकेट्स को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब ये फायरवॉल एक सर्टेन सिक्योरिटी रूल्स या सेट ऑफ सर्टेन सिक्योरिटी रूल्स के उस पर चलता है कि अगर उसको लगता है कि उस सिक्योरिटी के अंदर ये चीज़ हो रही है, इनपुट आउटपुट जो आपका डाटा का हो रहा है, ठीक है, या फिर आप कह दो इनकमिंग या आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक का जो भी हो रहा है आपका इनपुट और आउटपुट, वो अगर सिक्योरिटी रूल्स के अंदर है तो ठीक है, अदरवाइज ये फायरवॉल उस चीज़ को ब्लॉक कर देगी। ना ही आप कहीं भेज पाओगे, ना ही सामने वाला आपके उसमें अनऑथराइज जो है एक्सेस कर पाएगा आपके कंप्यूटर सिस्टम में। गॉट इट। In a computer system, which application software compresses the bigger files into smaller? तो कौन सा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आपकी बड़ी बड़ी फाइल्स को छोटी में कंप्रेस कर देता है, तो ये है आपका विनजिप। अब आपने देखा होगा एक किस तरीके का येलो कलर का डिब्बा होता है, उसमें एक ना जिप बनी होती है, ठीक है, तो वही आपकी कंप्रेस्ड फाइल की फॉर्म होती है। आप किसी भी पिक्चर को, किसी भी चीज़ को, उसका साइज छोटा करके कंप्रेस कर सकते हो। तो ये जो विनजिप है ना आपका एप्लीकेशन, ये आपका अलाउ करता है छोटा करने में उसको फाइल्स को, ठीक है। Which of the following number systems is used by computer to store data and perform calculation? बहुत बार कर चुके हैं, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम 0101 की फॉर्म में। Which computers use handheld operating system? कौन सा कंप्यूटर हैंड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, तो इसमें सुपर कंप्यूटर, नोटबुक, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम। तो आंसर इज योर नोटबुक। क्यों, आप इस नोटबुक को हाथ में पकड़ के, है ना, हैंड हेल्ड होता है ना, हाथ में पकड़ सकते हो और फिर ऑपरेट कर सकते हो। सिमिलरली योर मोबाइल फोन्स भी आपके हैंड हेल्ड है, आपके टैब्स वगैरह होते हैं, ये भी सारे जो है हैंड हेल्ड ही है, इनको आप हाथ में पकड़ के ऑपरेट कर सकते हो। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हैंड हेल्ड होता है, ठीक है। अब मिनी कंप्यूटर को तो हाथ में रख के आप चला नहीं सकते ना, कितने बड़े होते हैं। ऐसे मेन फ्रेम्स तो बहुत बड़े होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स भी। तो ये इसी का मतलब होता है जो आप हाथ में पकड़ के जिनको आप ऑपरेट कर सकते हो, उसी को बोलते हो आप हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। विच कंप्यूटर हार्डवेयर कनेक्ट्स कंप्यूटर टू कंप्यूटर नेटवर्क? तो कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क से कौन सा जो हार्डवेयर है वो करता है, ये है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ना, ये है क्या, बेसिकली इट्स अ हार्डवेयर कंपोनेंट जिसके बिना आपका कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता। कोई भी कंप्यूटर आपके इस कार्ड के बगैर नहीं हो सकता कनेक्ट किसी भी नेटवर्क से, ठीक है। किस तरीके का होता है, एक सर्किट बोर्ड जैसा होता है ये, और वो एक हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर जो कंपोनेंट है ये आपके कंप्यूटर में डलता है, और फिर जाके आप किसी भी नेटवर्क के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो, अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो।
अब ये जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं डेडिकेटेड नेटवर्क कनेक्शन टू कंप्यूटर। जब भी कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम NIC को, तब एक डेडिकेटेड कंप्यूटर कनेक्शन नेटवर्क कनेक्शन देते हैं आपके कंप्यूटर को, ठीक है। और क्या बोला जाता है इसको, नेटवर्क NIC को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को, और आप क्या बोलते हो, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, या फिर इसको बोल सकते हैं नेटवर्क एडेप्टर, या फिर लैन एडेप्टर भी हम इसको बोलते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फुल फॉर्म ऑफ IRC की फुल फॉर्म क्या है आपकी, इंटरनेट रिले चैट। देखो इंटरनेट रिले चैट क्या है, इट्स अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड बाय www। अब होता क्या है इंटरनेट रिले चैट में, जैसे ही आप चैटिंग वगैरह का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं चैटिंग वगैरह के लिए, उसमें जो मल्टीपल यूजर्स कनेक्ट होते हैं ना चैटिंग के लिए, तो वो इस चीज का यूज करते हैं, इंटरनेट रिले चैट का। इसी की हेल्प से हम चैट कर पाते हैं, मल्टीपल यूजर जो है एक उसमें चैट कर पाते हैं, ठीक है। अब इसको क्रिएट किसने किया था, क्रिएट अगर आपसे क्रिएटर पूछा जाए तो क्रिएटर थे इसके जार्को ओइकारिन, ठीक है, ओइकारिन। तो जार्को ओइकारिनिन ये थे इसके क्रिएटर, और क्रिएट कब हुआ था, ये अगस्त 1988 में ये हुआ था आपका क्रिएट। और इसने किस चीज को रिप्लेस किया था, इंटरनेट रिले चैट। पहले इसकी जगह क्या यूज होता था, पहले यूज होता था आपका MUT इज मल्टी यूजर टॉक, ओके। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो 2018 है उसके बाद से कितने फॉर्म ऑफ IRC हैं आपके पास। तो IRC की अलग अलग चीजें हैं आपके पास, जैसे फ्री नोड एज एन IRC है ये, ठीक है। एग्जांपल्स IRC नेट, FNET, देन इज योर अंडरनेट, क्वेकनेट, राइजॉन, OFTC, डेलनेट, ये सारे हैं, ठीक है। अब ये जो फ्री नोड है ये आपका एक पीक आवर में कितने यूजर्स को कनेक्ट कर सकता है, 90,000 को, 90K यूजर्स। तो ठीक है, देन IRC नेट जो है आपका ये कितने यूजर्स को कर सकता है, 30,000 यूजर्स को। तो सबसे अच्छा आपका है फ्री नोड। देन FNET जो है आपका ये 18,000 को यूजर्स को पीक आवर्स पे। देन अंडरनेट आपका 17K यूजर, 17K मीन्स 1000। क्वेकनेट जो है आपका ये 15,000 यूजर्स को। राइजॉन जो है आपका वो 14,000 यूजर्स को। OFTC 13,000 यूजर्स को। एंड योर डेलनेट जो है वो 8,000 यूजर्स को कनेक्ट कर देता है, ठीक है, एट पीक आवर्स। तो आज के जो टॉप IRC नेटवर्क हैं, ठीक है, ये मैं 2018 वाले का बता रही हूँ, जो आज तक के 2020 तक के जो है आपके IRC नेटवर्क्स हैं आपके, वो 370K दैट इज 370,000 यूजर्स को कनेक्ट कर सकते हैं आपके पीक आवर्स पे एक दूसरे के साथ। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is known as main memory of computer? मेन मेमोरी पता ही है, रैम को बोलते हैं मेन मेमोरी आपके कंप्यूटर की। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पहले भी करा था और समझा भी था अच्छे से, क्यों बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो ये है आपका CPU। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ने क्या यूज करा, ट्रांजिस्टर्स। अच्छे से इसको मैंने आपको बताया हुआ है जनरेशन्स के बारे में, पुरानी स्लाइड जरूर देखो। पहले में क्या हुआ था आपका, मुझे ये बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब में बताओ कि कौन कौन से यूज हुए थे आपके, क्या क्या चीज यूज हुई थी उसमें। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ बस, अभी हमने बसेस के बारे में डिस्कस किया था, 3 टाइप की बसेस थी, डाटा, कंट्रोल और एड्रेस। तो कौन सी नहीं है टाइप बस की, तो ये है आपकी सॉफ्टवेयर बस, इज नॉट अ टाइप ऑफ बस। प्रोग्राम कोड दैट कैन बी रेड बाय अ ह्यूमन इज ऑल्सो नोन एज, इसको सोर्स कोड भी हम बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने जब करा था कि हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं,
ठीक है, जो चीज हम यूज कर सकते हैं, जिसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, जो अपना बाय ह्यूमन रीड हो सकता है, उसको बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है, और जो आउटपुट निकल के आता है, कंपाइलर जब कंपाइल कर देता है इस सोर्स कोड को, तो जो हमारा कंप्यूटर पढ़ सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड को पढ़ सकता है आपका कंप्यूटर, और सोर्स कोड कैन बी रेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, व्हाट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हम पहले कर चुके हैं, क्या होता है, और अच्छे से हम 3 पार्ट्स वगैरह इसके डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा ऑन फ्लॉपी डिस्क वाज रिकॉर्डेड इन रिंग्स। तो उसको क्या बोलते हैं, जब फ्लॉपी डिस्क में एक रिंग्स में डाटा रिकॉर्ड होता है तो उसको बोला जाता है सेगमेंट्स। ओके, विच इज नॉट अ मेमोरी यूनिट? तो YB, PB, KB सारी की सारी मैंने मेमोरीज यूनिट करा रखी हैं आपको, पेराबाइट, किलोबाइट, ये सारी बाइट्स। तो ILB इज नॉट योर मेमोरी यूनिट। विच इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज? कौन सी है जो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब मशीन को समझ नहीं आती, तो वो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो आपकी मशीन डिपेंडेंट होती है, मतलब मशीन जिसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, जो मशीन को समझ आती है। हाई लेवल लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज है जो हमें समझ आती है। ठीक है, सोर्स कोड जिसको बोलते हैं, और मशीन को ये समझ नहीं आती, मशीन को अपनी असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज समझ आती है, जो कन्वर्ट करता है कंपाइलर आपका इस फॉर्म में। ठीक है, सो दिस वॉज इट फ्रेंड्स, और आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक लगा होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करो। ठीक है, टिल देन गुड लक, टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग।